हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो सोवियत यूनियन आखिर टूटा क्यों, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, एक चीज मैं यह बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, राइट? क्योंकि आपकी जो आर्ट्स होती है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, इसमें ट्रू एंड फॉल्स करके कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट देना टफ है। मल्टीपल थ्योरीज है, मल्टीपल रीजंस है, राइट? हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुई, मल्टीपल रीजंस है। कैसे बनी, मल्टीपल पॉइंट्स है। सिमिलरली मल्टीपल पॉइंट्स है कि सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हुई। चलिए बिगिन करते हैं, नोट्स में आप बनाते रहना। हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट? तो सोवियत यूनियन ये कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है कि हाँ टूट गया, अफ्रीका का कोई देश है ना। ये तो दुनिया का सेकंड पावरफुल नेशन था, बड़ी बड़ी बातें करता था, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था इवन 20 साल पहले कि ये टूट जाएगा। This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. बात ये कह रहा है कि सोवियत यूनियन टूट गया, ठीक है, ये तो एक पॉइंट है, ये समझ लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि ऐसी क्या मिस्टेक्स आगे रिपीट ना करें। ठीक है, ऐसी क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए कि आपका देश टूट जाए। कुछ कुछ मिस्टेक्स, कोर मिस्टेक्स, कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स करी सोवियत यूनियन ने और उसके लीडर्स ने। वो मिस्टेक्स दोबारा अगर दोहराओगे तो कम्युनिज्म क्या, कोई और पॉलिटिकल सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। और ये भी कह रहे हैं एनसीईआरटी वेरी क्लियरली कि ये पहला सिस्टम नहीं जो कोलैप्स करेगा, और भी देश हैं जो कोलैप्स करते रहेंगे। ठीक है, आज आप जानते हो उन देशों को, मे बी 20-50 साल बाद कोलैप्स कर जाए वो देश। While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case. तो कुछ जनरल लेसन्स हमें समझना होंगे। तो ये आपके नोट्स में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि देश में आप क्या फॉलो करें कि आपका देश ब्रेक ना हो। एज नागरिक भी, एज सिटीजन भी अगर आप सोचें तो ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। एज पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स भी हमें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए कि हम वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स ना करें जिसकी वजह से हमारा देश टूट सकता है। There is no doubt that the internal weaknesses of the Soviet political and economic institutions, which failed to meet the aspirations of the people, were responsible for the collapse of the people, for collapse of the system. तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों की इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम में कि एक ही पार्टी सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम में भी इश्यूज थे, सब अपने सरकार को दे दिया। उसके बाद मैंने ये समझाया आपको, प्रॉफिट का कोई वो नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलता लोगों को। प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट नहीं करोगे तो वो वर्क हार्ड क्यों करेगा। प्रॉफिट दोगे, सैलरी अच्छी दोगे लोगों को, तभी वर्क हार्ड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इश्यूज थे जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम कोलैप्स करा। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. काफी 20 सालों से, 1970 से आप कह सकते हो कि इकोनॉमी बढ़ नहीं रही थी, जो थी वही चल रही थी, कुछ पॉजिटिविटी भी नहीं दिख रही थी। साथ साथ खाने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, खान जब पैसे थे तो खाने के लिए चीजें नहीं थी। तो इसकी वजह से लोग नाराज हो गए, कितना सहनेंगे वो, है ना। पीपल वर सपोर्टिव ऑफ कम्युनिज्म, ये याद रखिए, रशिया में, यूएसएसआर में, है ना। लेकिन कितना बर्दाश्त करेंगे लोग, उनकी भी एक टॉलरेटिंग लिमिट होती है। Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? ये क्या हुआ दोस्तों कि आपका सिस्टम ऐसे वीक बन गया, स्टैग्नेट हो गई। मतलब 50 साल पहले तो आप दुनिया के सबसे तेज देश चल रहा था। इकोनॉमिक रिसेशन जब हुआ था 1929 का ग्लोबल रिसेशन, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था यूएसएसआर पे, कोई इम्पैक्ट नहीं, बल्कि वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ऐसा क्या हो गया कि सडन कोलैप्स हो गया। कुछ साल नहीं होते इतने बड़े देश के लिए। ठीक है, आप बोलो ठीक है 50-60 साल बाद हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता है। 1991 में ऐसा क्या हो गया। द आंसर इज पार्शियली क्लियर। तो आंसर कुछ कुछ हमें थोड़ा क्लियर है। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सनल and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the five Central Asian republics in particular. तो ये एक कहानी है जो आपको समझनी होगी, जो हमें एज भारतीय भी समझनी होगी, क्योंकि काफी लोग भारत में भी ये मिस्टेक करते हैं। नागरिक भी जब उसको प्रमोट करते हैं तो पॉलिटिशियंस भी फॉलो करते हैं। सोवियत ने अपने सारे पैसे बम बनाने में लगा दिए, सिंपल ये कह रहा है। ठीक है, अपने मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सनल में लगा दिया कि हाँ, हमें अमेरिका से एक कदम आगे रहना है, और ये आगे रहा भी दोस्तों।
नंबर ऑफ न्यूक्लियर बम्स आज भी चेक कर लो, नंबर ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये वो पता नहीं क्या क्या सब बना रखे हैं रशिया ने, है ना, पूरी दुनिया को देता है, लेकिन इकोनॉमी पे फोकस नहीं करा। उसके साथ साथ नाटो को पीछे रखने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे रखने के लिए इसने ईस्टर्न यूरोप में खूब पैसे उड़ाए। ईस्टर्न यूरोप जिनको सैटेलाइट स्टेट्स कहते हैं, साथ साथ 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 हैं, है ना। इन 5 में भी खूब पैसे उड़ाए यूएसएसआर ने। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का इतना डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था, इनमें पैसे उड़ाने पड़ रहे थे काफी ज्यादा यूएसएसआर को, तो इसमें काफी पैसा चला गया। यूएसएसआर का एक स्टेट अपने साथ हमारे कंट्रीज बने रहे, है ना, वार्शो पैक्ट बना रहे, काफी पैसा चला गया। और ये, और उसके बाद बाकी न्यूक्लियर बम में उड़ा रहे हो, है ना, फ्री में तो मिलता नहीं कुछ। दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। तो ऐसा सिस्टम आपका जो कम्युनिज्म फॉलो कर रहा है, जहां पे पैसा खुद ही जनरेट स्लो स्लो हो रहा है, वहां पे आप पैसा सही जगह पे नहीं लगाओगे। डिफेंस बजट आपका बहुत ज्यादा होगा, आपका एजुकेशन बजट, स्किल डेवलपमेंट बजट, साइंस बजट, टेक्नोलॉजिकल बजट, ये सब पिछड़ा हुआ है, कैसे चलेगा, है ना। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। साथ साथ लोगों को ये भी दिख रहा था, ये क्या हो रहा है वेस्ट में, इतनी तेजी से लोग डेवलप कर रहे हैं। जो लोग कुछ ही साल पहले हमारे बराबर थे, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आईटी में आगे बढ़ गए वो, कंप्यूटर में आगे बढ़ गए वो, उनके इवन स्पेस में आगे बढ़ गए वो, साइंस में आगे बढ़ गए वो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ गए, है ना। हम तो पीछे रह गए, और वेस्ट के लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, वोटिंग भी देते हैं उसके साथ साथ, एंजॉय भी करते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ तो वाट लगी पड़ी है यार। तो ये लोग बोलने लग गए, बिल्कुल क्लियर था। और दोस्तों आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इस टाइम में टीवी आ चुके हैं, टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, है ना, कि देखो यार लोग कितनी बढ़िया लाइफ है। एरोप्लेन से घूम के आते हैं, बोलते वाह यार वहाँ तो यूएसए में और यूरोप में बहुत बढ़िया लाइफ है। इवन ये भूल जाओ, डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ है, हमारी तो लाइफ ही बेकार हुई हुई है। तो ये लोगों को दिखने लग गया, दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। बोलते ये दिल को दिलासा देने वाली बात नहीं है, हमारा सिस्टम पिछड़ा हुआ है वेस्ट से, ये तो दिख ही रहा है। आफ्टर years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of the backwardness became as a political and psychological shock. तो आप बुक्स में पढ़ते रहो, तारीफ करते रहो कि हाँ जी हमारा देश सबसे आगे, हमारा सिस्टम सबसे बढ़िया, लेकिन जब रियलिटी देखो कुछ और, है ना, तो आपको तो शॉक लगेगा। पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक ये लोगों को लगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट में कर ले, नोट्स में लिख लेना। The Soviet Union had become stagnant in its administrative and political sense as well. तो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस में भी कुछ डेवलपमेंट था नहीं, ये लिख सकते हो पॉलिटी के अंदर नोट्स बना के। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 years was not accountable to the people. वोटिंग होती नहीं, एक ही पार्टी है, अकाउंटेबल तो है नहीं लोगों के। ठीक है, कुछ सही नहीं चल रहा, लोग कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीजें हैं, जैसे कोर्ट्स भारत में अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए, कुछ भी करते रहते, नंबर ऑफ केसेस इतने सारे बड़े में है, आपकी तारीख पे तारीख। तो ऐसे ही है सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, है ना, कोई लोगों के लिए आंसर ही नहीं, लोग अपने पैसे उड़ा रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो करप्शन कर रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इफ इट हैड मेड, and the unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land. इतना बड़ा रशिया, ऊपर से सैटेलाइट स्टेट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और सेंट्रलाइज सिस्टम चला रहे हो आप। अरे यार डिसेंट्रलाइजेशन तो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रास रूट लेवल, छोटे छोटे रीजन्स को एम्पावर करना, कि आप अपना गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाओ। वो करते नहीं थे, सारे डायरेक्टिव्स आते थे सेंटर से, है ना। रशिया वो आ रहे हैं, मॉस्को से आ रही हैं सारी चीजें, लैनिनग्राड से आ रही हैं सारी चीजें, कैसे चलेगा ऐसे। कुछ करप्शन का कोई सिटीजन्स बोलते थे कि उसने कुछ गलत काम करा, उसे अरेस्ट कर लेते थे, बल्कि मार भी देते थे काफी बार। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स कुछ करेक्ट कर नहीं रहा है सिस्टम, खूब करप्शन हो रहा है। तो ये चल रही थी चीजें, और ये इन सब का रीजन यही होता है दोस्तों कि डेमोक्रेसी ना हो तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना। हाँ, आपके लीडर्स अच्छे हो टॉप लेवल पे, और अच्छे स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हो, जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है, तो अलग बात होती है ना। गल्फ कंट्रीज में ये फायदा है कि वहाँ के जो लीडर्स है ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अपने देश प्रेम करते हैं। यहाँ रशिया के शुरू के जो लीडर्स थे, लेनिन, इवन स्टालिन भी, वो देश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने इसके लिए वर्क करा था, है ना। तो लोगों ने भी साथ दिया था। अब जो लीडर्स हैं वही अकाउंटेबल नहीं, ऑफिसर्स साथ नहीं दे रहे हैं। लीडर्स अगर अच्छे हैं तो ऑफिसर्स साथ नहीं दे रहे, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हो चुके हैं। वर्स स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन। उसके बाद ये हो रहा है,
कि हमारे के पास तो खाने पीने को है नहीं, ऑफिसर्स वगैरह मस्ती कर रहे हैं, मजे, जैसे इंडिया में होता है आजकल, आईएएस ऑफिसर्स मजे कर रहे हैं, इंसान सड़ रहे हैं। वो कुत्ता घुमा रहे थे, अभी आपने देखा होगा, दो आईएएस पति पत्नी, दोनों का ट्रांसफर कर दिया लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ट्रांसफर करके भी क्या हुआ? अब क्या वो उन रीजन्स में जाके वो गलत काम करेंगे? है ना, फिर वो तो है तो इंडिया ही ना। तो ये चीजें होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स मस्ती कर रहे हैं। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। लोगों का सपोर्ट हट जाए तो सरकार नहीं चल सकती। ठीक है, इसलिए सारी सरकारें बड़ी मेहनत करती है। करंट गवर्नमेंट भारत में खूब मेहनत कर रही है अपनी इमेज पे। क्यों? क्योंकि लोगों को साथ लेना बहुत जरूरी होता है। गोरबाचेव, माइकल गोरबाचेव जो अब बने थे, ही ब्रॉट लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो गोरबाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। तो गोरबाचेव ने काफी अच्छा काम करा, काफी बढ़िया लीडर थे गोरबाचेव, इनके बारे में पढ़ोगे। मिला कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने बढ़िया काम करा। गोरबाचेव promised to reform the economy, catch up with the West and loosen the administrative system। उन्होंने बोला कि हम वेस्ट को बराबर आ जाएंगे कुछ ही सालों में, मुझे बस मौका दो। उन्होंने अपने सिस्टम को इजी करा, चीजें सुधारने की कोशिश करी ब्यूरोक्रेसी में। You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी लेवल का, कि गोरबाचेव को पता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं, अच्छे लीडर हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, लेकिन तब भी कोलैप्स क्यों कर गया सिस्टम? तब भी कोलैप्स क्यों कर गया? तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। Here is where the answer becomes more controversial and we have to depend on future historians to guide us better। या एनसीईआरटी ये कह रही है कि यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। इसका मतलब ये है आपको अभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका नहीं मिलेगा। और दोस्तों, हिस्ट्री भी एक रिसर्च होती है, ठीक है, इस पे रिसर्च कर रहे हैं हिस्टोरियंस कॉन्स्टेंटली, और मे बी फ्यूचर में बेटर आंसर्स दें। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हिस्ट्री चेंज होती है बाय स्टडीज, रिसर्च करने से, है ना। तो ये हायर लेवल के टॉपिक्स हैं, तो एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और फैक्ट्स निकल के आएंगे। काफी बार दोस्तों कुछ कुछ फाइल्स जो होती हैं वो छुपी हुई होती हैं सरकारों की, उनको और पढ़ेंगे तो थोड़ा शायद फ्यूचर में फ्यूचर हिस्टोरियंस बेटर आंसर दे पाए इसका। तगड़ा क्वेश्चन है कि गोरबाचेव के बावजूद भी, सही काम करने के बावजूद भी, सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स कर गया। देखते हैं इसका आंसर। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए, सिस्टम को जो बेटर करा, उन्होंने ऐसी फोर्सेस और एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जो बहुत ही कम प्रिडिक्ट कर सकते थे, एंड चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे हुआ। There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods। तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आधा तो ये सोचता था कि गोरबाचेव जो है बहुत स्लो चल रहे हैं, इनको बहुत तेजी से रिफॉर्म करना चाहिए, हमारा कंट्री बहुत पीछे रह गया, बहुत स्लो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग, ये जो लोग थे, ये वो थे मॉडर्न तरीके के लोग, है ना, वेस्ट की सिस्टम को जो फेवर करते थे। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। तो इन लोगों का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बोलते हम थक गए हैं, जल्दी रिफॉर्म्स करो, थक गए हैं। लेकिन दोस्तों, करप्शन एक दिन में नहीं जा सकता, राइट? बाकी भी जो चीजें सिस्टम में, इतने बड़े सिस्टम में एक दिन में नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, तो यहाँ एक साइड, एक सेक्शन ये है। दूसरा सेक्शन देखते हैं सोसाइटी का, अदर, स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु सर्व्ड by the system, those who were served by the system took exactly the opposite view। तो जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के थे, या लोग जो कम्युनिज्म को फेवर करते थे, या सिस्टम से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट सोचा। दे फेल्ट that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly। ये कह रहे थे लोग कि गोरबाचेव बड़े तेजी से मूव कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हमारी सारी प्रिविलेजेस चली जाएंगी, है ना। उसके बाद ये ज्यादा इतनी तेजी से मूव अगर करेंगे तो कम्युनिज्म पूरा ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो आइडल्स हैं, जो लेनिन ने फॉलो करे थे, मार्क्स के प्रिंसिपल, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं गोरबाचेव, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। इतनी तेज मूव इन्हें नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे से करनी चाहिए चीजें। तो एक सोसाइटी का सेक्शन बोल रहा है बड़ी तेज चल रहे हैं, एक दूसरा बोल रहा है बड़े स्लो चल रहे हैं। इन दिस टग ऑफ वार, ठीक है, टग ऑफ वार मतलब एक तरफ स्लो वाले, एक तरफ फास्ट वाले, गोरबाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। तो गोरबाचेव को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था बेचारे को, है ना, और पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड था। Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies।
ये यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों एक वैसा लीडर चाहिए होता है, नेपोलियन टाइप का, जो तलवार भी चला रहा हो, है ना। गोरबचेव वैसे आदमी नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट, गोरबचेव एक बढ़िया इंसान थे, ठीक है, जो लोगों का भलाई चाहते थे। तो गोरबचेव अपने एक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाए। कभी वो कह रहे थे आप इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले रहे। तो जो इनके सपोर्टर्स थे भी, वो भी सपोर्टर्स इनके ना रह पाए। ठीक है, ये चीजें रही। ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, बट अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज मोस्ट ऑब्जर्वर्स एंड इंडीड मैनी इनसाइडर्स। तो दोस्तों, शायद इससे कोलैप्स नहीं होता, बट कुछ और डेवलपमेंट भी हुआ जिसने सरप्राइज करा काफी सारे ऑब्जर्वर्स को और इनसाइडर्स को। The rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic republics. Baltic republics के तो तीन आते हैं, नोट्स में लिख लो, ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तीन कंट्रीज, ELL, ठीक है, एल, एस्टोनिया, लुथेनिया एंड लातविया, या एस्टोनिया, लातविया एंड लुथेनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। दोस्तों, इन देश में नेशनलिज्म फैल गया और बोला हमें तो सॉवेरिटी, हमें आजादी चाहिए, इन सब कंट्रीज में, इंक्लूडिंग रशिया में भी। हियर अगेन देयर आर डिफरिंग व्यूज, अगेन डिफरिंग व्यूज हैं दोस्तों, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, टफ टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरू में समझाया था, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन भी लग रहा हो, इसलिए नोट्स बनाते रहो कॉन्स्टेंटली। उसके बाद नोट्स को रीड करना, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखते हैं कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। वन व्यू इज दैट नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the सोवियत यूनियन। तो ये कह रहे हैं कि यार, नेशनलिज्म एक ऐसी चीज है कि अगर कुछ रिफॉर्म्स कर भी दिए जाते विद इन सोवियत यूनियन, तो भी उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, आजादी तो एक बेसिक राइट है जो सबको चाहिए, है ना, साइकोलॉजिकल वाली चीज है, फिजियोलॉ ठीक है। So one view is that nationalist urges and feelings that were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. तो ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया कि वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड, रिफॉर्म होते या नहीं होते, इंटरनल स्ट्रगल तो तब भी रहता सोवियत यूनियन के अंदर। दिस इज अ व्हाट इफ ऑफ ए हिस्ट्री, दिस इज अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems। तो दोस्तों, इतना बड़ा रशिया है कि लोगों में अलग अलग लोग रहते हैं, उनमें अलग अलग नेशनलिज्म की फीलिंग है। और दोस्तों, टीवी चल रहा है, बाकी कंट्रीज को देख रहे हैं कि वो आज़ाद हो रहे हैं, इवन अफ्रीका के देश आज़ाद हो रहे हैं, तो खुद भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। ठीक है, कंट्रीज का नाम याद रखना, जॉर्जिया, यूक्रेन, बाल्टिक कंट्रीज और रशिया, इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। Others think that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that government and rulers could not control it। बाकी लोग कहते हैं गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स आए, उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ा दिया। ठीक है, वही दो पॉइंट। काफी लोग बोलते हैं कि रिफॉर्म स्लो हो रहे हैं, काफी लोग बोलते हैं बड़े फास्ट हो रहे हैं, है ना। और वो बोलते हैं कि हम अपना देश खुद चलाएंगे। तो ये भी चीजें हैं। गोरबाचेव ने दोस्तों आजादी भी दे दी कि आपको जो बोलना है बोलिए, तो लोग बाहर आके खड़े हो गए, है ना। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले कंट्रोल कर लिया करते थे कि हाँ, डंडा मारो, रोको लोगों को। गोरबाचेव ने बोला कि हाँ जी, अगर ये बाल्टिक स्टेट्स में, सैटेलाइट स्टेट्स में अगर कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, अपनी वॉइस निकालने दो। इससे काफी ज्यादा तेज वॉइस आ गई, है ना। तो collapse ही हो गया सिस्टम। Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness। Important topic है, नोट्स में अगेन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री आगे परस्यू करोगे तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है। दोस्तों देखो, एक चीज समझो कि रशिया, बाल्टिक कंट्रीज और ये जो यूक्रेन, जॉर्जिया है, इनके लोगों में एथनिक सिमिलैरिटी सेम है। मतलब कह सकते हो कि सिमिलर टाइप के लोग हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के सेम लोग हैं ना, वैसे। ठीक है, तो एथनिसिटी सेम है, रिलीजियस डिफरेंसेस भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, सारे जो है ऑलमोस्ट सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, रशिया और बाकी सब कंट्रीज में। तो ये प्रिडिक्ट करते थे हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, है ना। साइंटिस्ट इसमें भी होते हैं, साइंटिस्ट का मतलब सिर्फ साइंस में ही नहीं, तो रिसर्चर बेटर वर्ड है रेदर देन साइंटिस्ट, रिसर्चर एक बेटर वर्ड है। तो वो प्रिडिक्ट करते थे कि ये जो प्रोटेस्ट होंगे ना, ये सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज में होंगे।
अगेन नोट्स में लिखते जाओ अगर किसी को डाउट होता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन है। वो 5 कंट्रीज, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जहाँ पे रिलीजन भी अलग है, मिक्स रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, मुसलमान भी हैं काफी वहाँ, और उनकी एथनिसिटी भी अलग है ना, अलग हिस्ट्री भी अलग है उनकी, है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। तो लगता था कि वहां पे अनरेस्ट, वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, और इन कंट्रीज में नहीं आएगी। However, as things turn out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part. तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो आई ना वो यूरोपियन पार्ट में आई, जो हमने अभी कंट्रीज बताए, इन रशिया एंड बाल्टिक एरियाज। बाल्टिक एरियाज कहाँ है? लुथेनिया, लातविया और एस्टोनिया। बार बार जब नाम लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। तो वो बाल्टिक कंट्रीज है 3, और यूक्रेन और जॉर्जिया। ये सब दोस्तों प्रॉस्पेरस रीजन थे, कंपेरेटिवली बेटर रीजन थे। हाँ, वेस्ट जितने प्रॉस्पेरस नहीं, लेकिन प्रॉस्पेरस थे, अच्छा खासा यहाँ पे पैसा था, लाइफस्टाइल ठीक था, है ना। यहाँ पे आई सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है, ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep more backward areas within the Soviet Union. तो ये जो ऑर्डिनरी लोग थे इन कंट्रीज के, जो कंट्रीज प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं, ये बोलते कि हमारा देश एक है, हमें सिर्फ अपने देश से लेना देना है, हमें बाकी बैकवर्ड एरिया सच एज सेंट्रल एशियन रीजन्स जो थे ना वो कंपेरेटिवली बैकवर्ड थे, और भी जो रीजन्स हैं बोलते हम उनके लिए क्यों पे करें। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन में भी ना आज बात चल रही है, जर्मनी जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो जर्मनी बोलता है मैं बाकी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के लिए क्यों टैक्स दूं। ये भी एक रीजन था कि वाई यूके, वाई इंग्लैंड, वाई यूके वेंट आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि लोगों में ये फीलिंग आती है कि हम पैसे क्यों दे बाकी कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए। इवन भारत में भी आती है फीलिंग। डेवलप्ड स्टेट सच एज महाराष्ट्र बोलते हैं कि हम ये पुअर स्टेट सच एज बिहार के लिए पैसे क्यों दें, है ना। तो ये पॉइंट्स आते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं हमारा क्या लेने देना उन कंट्रीज से, उनका रिलीजन अलग, उनके एथनिक अलग, हम हमें सिर्फ अपने देश से लेने देना है। ठीक है, तो बोलते हैं हमें आज़ादी चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कर रहे हैं इस सोवियत यूनियन को मेंटेन करने में, इसलिए हम सोवियत यूनियन से अलग होना पसंद करेंगे। तो इससे एक लेसन क्लियर होता है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्टली आपको समझ जाना चाहिए, कि जब लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, समझ आ जाती है उनको, तो उनको आज़ादी चाहिए, नेशनलिज्म, फ्रीडम, ये सब बातें चाहिए होती हैं, और पॉइंट्स ये निकल के आते हैं। सेंट्रल एशियन में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लिटरेसी नहीं थी। सेंट्रल एशियन के कंट्रीज होते वो बोलते हमें ना सोवियत यूनियन के अंदर ही रहना है। वहां पे कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट कुछ नहीं हुआ था। प्रोटेस्ट जो हुआ था वो बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, यूक्रेन, जॉर्जिया और रशिया में हुआ था। ठीक है, तो ये मेन रीजंस थे दोस्तों। मेरी क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि पॉइंट वाइज बनाइए इसे। पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, सोशल रीजंस, कल्चरल रीजंस, इसमें कितना डिवाइड कर सकते हो वो आपको अच्छे आंसर देगा। डिवाइड भी ऐसे ही करके आना अपने आंसर्स। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।